हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप? देखिए, अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे। मैं उन्हीं टर्म्स के बेसिस पे आगे का ये जो वीडियो है मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। मैं फटाफट से एक बार जो लास्ट टर्म्स अपन ने डिस्कस किए थे उन उन टर्म्स को मैं एक बार आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। चलिए, तो फर्स्ट अपने पास में जो टर्म आता है दैट इज फॉर एक्सपेंस। अपन एक्सपेंस टर्म सुनते हैं, बहुत बार अपन ने सुना होगा एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब अपन लाइक हिंदी में अगर बात करें तो लाइक अपन बोल सकते हैं खर्चा। तो किसी भी तरह से कुछ खर्चा होता है, किसी भी तरह से कुछ एक्सपेंडिचर्स होता है, ये अपन सुनते सब हैं, जानते सब है, बट बेसिकली एक्सपेंस एक्सपेंस का क्या मीनिंग होता है ये अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सपेंस का मतलब होता है कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स। अगर किसी भी गुड्स को आपको मार्केट में सेल करना है तो उसको सेल करने तक का जो भी खर्चा आपने लगा है वो सारा का सारा एक्सपेंसेस की टर्म में या एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में काउंट किया जाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, मैं दोबारा से एक एग्जांपल और आपको देना चाहूंगा। अगर आपको एक पेन मार्केट में सेल करना है तो पेन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, आपको इसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग आपको करनी होगी, फिर उसके बाद में आपको फाइनली इसमें अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करके सेल करना होगा मार्केट में। ठीक है ना? तो जब भी मैं ये सारे एक्सपेंडिचर्स में इनकर्ड हो रहा, रॉ मटेरियल में भी कुछ मेरा एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा, मार्केटिंग के में भी कुछ मेरे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होता है, प्रॉफिट मैं इसमें अपना ऐड करूंगा। तो ये जितने भी पोर्शन मैं यहाँ पे इसमें ऐड करता जा रहा हूँ, तो ये बेसिकली मेरे क्या हो गई, ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो होता है इसको कॉस्ट बोला जाता है। तो ऐसे ही सिमिलर टाइप्स के अगर जो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होती है, इन सबको ऐड करने के बाद में जो मेरे पास में फाइनल प्राइस आती है बिफोर एडिंग द प्रॉफिट, वो मेरे लिए क्या बन जाता है? एक्सपेंसेस बन जाते हैं। अब एक्सपेंसेस की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की अपन बात करें तो अकॉर्डिंग टू फिनी एंड मिलर के बेसिस पे क्या बोला गया है? एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। आप रेवेन्यू जनरेट करने के बेसिस में जो भी कॉस्ट इनकर्ड करते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग्स को एक्वायर करने में या कोई सर्विसेज के अगेंस्ट में तो वो सारे एक्सपेंसेस अपने लिए क्या काउंट हो जाते हैं? वो सारी कॉस्ट अपने लिए काउंट हो जाती है एक्सपेंसेस। अब जो टर्म एक्सपेंसेस है इसके अंदर आपके सारे कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं? तो जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो पर्टिकुलर गुड्स आपने सेल किया है उसकी क्या कॉस्ट है, उस गुड्स पे आपने एक्वायर करने के टाइम पे आपने अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई रेंट दिया है, प्रीमाइसेस का रेंट पे किया है, कमीशन दिया है किसी को, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ऐसे कोई खर्चे हुए हैं, वो सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा कोई असेट जो आप यूज ले रहे हैं, जिस पर्टिकुलर असेट के बेसिस पे वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, उस असेट की भी कुछ ना कुछ कॉस्टिंग यहाँ पर आई होती है और उस कॉस्टिंग को भी अपन इस एक्सपेंसेस के टर्म में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अपना ये टर्म एक्सपेंसेस क्लियर होता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट अपने पास में पार्ट आता है दैट इज द इनकम। अब इनकम क्या होती है ये अपने को डिस्कस करना है। इनकम बेसिकली जो होती है ये डिफर होती है आपके रेवेन्यू से। रेवेन्यू का मतलब भी इनकम होता है और इनकम का मतलब भी इनकम होता है। रेवेन्यू का मतलब ओवरऑल बेसिस पे देखा जाता है, इनकम का मतलब पर्टिकुलर किसी एक पार्ट पे देखा जाता है। तो यानी अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, अगर अपने अगर जो पेन मार्केट में सेल किया था आपने, 10 रुपए का आपने सेल किया, वो 10 रुपए आपके पास में आए हैं, तो 10 रुपए जो आपने रिसीव किए हैं दैट शुड बी योर रेवेन्यू। जो 10 रुपए आपने एक्वायर किए हैं आफ्टर सेलिंग अ पेन टू दियर कस्टमर, तो वो 10 रुपए आपके लिए रेवेन्यू हुआ। अब इस रेवेन्यू में से जो भी आपके पेन के एक्सपेंडिचर्स हुए थे, पेन को इनकर्ड, पेन को मार्केट में सेल करने तक जो भी एक्सपेंसेस यहाँ पे लगे, वो सारे एक्सपेंसेस अपन हटा दें तो अपने पास में जो अमाउंट बचता है दैट शुड बी आर इनकम। अगर मैं अगर इसमें से एक्सपेंसेस नहीं हटाऊंगा तब तक तो मेरे लिए रेवेन्यू ट्रीट रहेगा, और जैसे ही मैं एक्सपेंसेस इस रेवेन्यू में से हटा दूंगा मेरे लिए क्या बन जाएगी? इनकम।
तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकम जो है पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे या सर्विस के बेसिस पे आपको काउंट किया जाता है ना। तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर पार्ट से बिलोंग करता है। अब आपके पास में नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट कैसे काउंट होता है कि ओवरऑल मुझे पूरे एक टर्म का देखना होता है। मैं इसको वीकली बोल सकता हूँ, मैं मंथली बेसिस पे देख सकता हूँ, मैं इसको हाफ ईयरली बेसिस पे देख सकता हूँ, और मैं इसको ईयरली के बेसिस पे भी काउंट कर सकता हूँ। यानी पर्टिकुलर एक मेरे पास में टेन्योर, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड या एक बल्क अमाउंट मेरे पास में अगर होगा, तब मैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। क्योंकि रेवेन्यू पर्टिकुलर एक पार्ट पे या एक पैन के बेसिस पे मैं काउंट नहीं कर सकता। मैं एक्सपेंसेस भी पर्टिकुलर एक पैन या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेसिस पे मैं काउंट नहीं कर सकता। तो इनकम भी मेरे लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैं जनरेट मैं नहीं काउंट कर सकता। तो इसीलिए मैं देखूंगा कि वीकली में मेरा टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है या टोटल रेवेन्यू मेरे पास में कितनी आई है। अब उस टोटल रेवेन्यू में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, अपना टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा। जो मेरे पास में अमाउंट बचेगा दैट शुड बी माय प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो ओवरऑल प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया। तो ओवरऑल रेवेन्यूज में से ओवरऑल एक्सपेंसेस माइनस करता हूँ, तब मेरे पास में प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो जाती है। तो यानी इसमें बोल रखा है, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड की जो मैं बात करूं, वो आप वीकली बेसिस पे देखते हैं, मंथली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस और ईयरली बेसिस। इट्स डिपेंड अपॉन अपॉन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वो अपना प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन है वो कौन से टाइम पीरियड के बेसिस पे जो है जनरेट करना चाहते हैं। बेसिकली जो आप लोगों का प्रॉफिट काउंट होगा वो ईयरली बेसिस पे होता है, ताकि आपको पता रहे कि पर्टिकुलर इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने लिए गेन। अब गेन क्या होता है, गेन इज ऑल्सो सिमिलर टू दी प्रॉफिट, बट जो प्रॉफिट मेरे पास में आता है वो मेरे बिजनेस की कोर एक्टिविटीज से जनरेट किया जाता है। जैसे मान लो, अगर मैं एक स्टेशनरी शॉप का अगर ओनर हूं, अगर स्टेशनरी शॉप का मैं ओनर हूं, तो मेरी बिजनेस की कोर एक्टिविटी क्या होगी, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। अब स्टेशनरी प्रोडक्ट्स मेरे बिजनेस की क्या है, कोर एक्टिविटीज। अब मैं साइड बाय साइड में क्या करता हूँ, मान लो मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करता हूँ। तो अब जो प्रॉपर्टी से होने वाले इनकम है ना, वो मेरे बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। और प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है वो मेरा नॉन कोर एक्टिविटी है। तो अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ और अपनी कोर एक्टिविटीज से अगर मैं कोई अमाउंट जनरेट कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए टर्म काउंट होता है प्रॉफिट हुआ। और अगर मैं कोई नॉन कोर एक्टिविटीज से अगर अपना मैं बिजनेस करता हूँ और नॉन कोर एक्टिविटीज से अगर मैं कोई अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट अगर मैं कोई अराइज करता हूँ, मैं प्रॉफिट जो मेरा जो मैं एक्वायर करता हूँ, तो जो प्रॉफिट अराइज हुआ है वो बेसिकली प्रॉफिट किस टर्म के अंदर काउंट हो जाता है, मेरे लिए गेन हो जाता है। यानी इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर incidental to the business such as sale of fixed assets, winning a court case or appreciation in the value of asset। तो यानी incidental to business का मतलब क्या होता है, other than to the business। तो other than to the business को अपन नॉन कोर एक्टिविटी में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली ये होता है। अब अपने पास में जो नेक्स्ट आता है, दैट शुड बी आर लॉस। अब जो लॉस है वो दो तरीके का काउंट किया जाता है। लॉस को भी यहाँ पे क्या बोला गया है, दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इसको डिनोट किया गया है। वो डिफरेंट पोर्शन क्या होते हैं कि फर्स्ट इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड टोटल रेवेन्यू। अगर पर्टिकुलर एक पीरियड के बेसिस पे अगर बात करूं मैं, तो मैं पर्टिकुलर पीरियड में मैं अपना टोटल रेवेन्यू अगर मैं देखूं, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस, अगर टोटल रेवेन्यू मेरा ज्यादा है टोटल एक्सपेंसेस से, तब तो मेरे लिए पार्ट बन जाता है प्रॉफिट का।
और अगर टोटल रेवेन्यू मेरा कम है, टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा है, तब मेरे लिए बन जाता है ये लॉसेस में। क्लियर यहाँ पे ये बात? तो ये तो फर्स्ट सिनेरियो हुआ लॉस का, जब टोटल रेवेन्यू कम है और टोटल एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हैं। सेकंड सिनेरियो जो मेरे पास में आता है वो नॉन कोर एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिजनेस की अदर एक्टिविटीज होती है या जो बिजनेस की इंसिडेंटल एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज के बेसिस पे जब मुझे कोई नुकसान होता है या जब मुझे कोई जो अमाउंट का प्रॉपर अराइजन नहीं होता है, वो अमाउंट मेरे लिए बेसिकली लॉस की कैटेगरी में हो जाता है। जस्ट सपोज जैसा मेरा बिजनेस के अंदर आग लग गई, तो आग लगने से मेरी बिल्डिंग डैमेज हो गई, मेरा फर्नीचर जल गया, मेरी बिल्डिंग डैमेज हो गई, तो ये जो नुकसान होता है बिल्डिंग का या फर्नीचर जो जल गया, वो मेरे लिए हो जाता है लॉस बाय फायर। तो ये ऑल ऑफ सडन होने वाले कुछ ऐसे लॉसेस हैं जिनका पहले से डिटर्मिनेशन होना जरूरी नहीं था। अगर कोई फ्लड आ जाती है, कोई बारिश की वजह से कोई गड़बड़ हो जाती है, जैसे अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है, कोविड 19 का जो इफेक्ट हुआ है, तो इससे होने वाले जो भी लॉसेस हैं इन दी पार्ट ऑफ असेट्स, वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, लॉसेस कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं। तो एक तो अपने पास में आता है कोर एक्टिविटी से रिलेटेड, जब आपके रेवेन्यू कम और एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, और दूसरा वो जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं होता है, वो ऐसी एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं जिनका होना या ना होना आपके पर्टिकुलर पार्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये मेरा सेकंड एग्जाम्पल हो जाता है लॉस का। अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज आर परचेज। अब देखो, जो टर्म परचेज है ये अपन सुनते बहुत बार हैं, जानते बहुत बार हैं इसके बारे में। अब परचेजेस बेसिकली क्या होती है या परचेजेस का क्या काम होता है, मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जैसे ही कोई टर्म परचेजेस अपन काम में लेते हैं, तो वो परचेजेस का जो बेसिकली जो टर्म है, ये कब काम आएगा, व्हेन यू आर परचेजिंग गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। अगर रीसेल पर्पस में आप जो गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो ये गुड्स जो परचेज किए जा रहे हैं, इन गुड्स के लिए आप टर्म क्या यूज लेंगे, परचेजेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है। अगर मैं मार्केट जाके, जो होलसेलर है स्टेशनरी का, मैं उनसे स्टेशनरी प्रोडक्ट अगर परचेज करके लेकर आया, तो ये स्टेशनरी प्रोडक्ट मेरे लिए क्या काउंट हो जाएंगे, गुड्स। और मैं जब भी गुड्स परचेज करता हूं, तो मैं टर्म किसको काम में लूंगा, परचेजेस को काम में लूंगा। बट अगर मान लो मैं कोई अपने बिजनेस के लिए मैं कोई अगर एक कोई फर्नीचर परचेज करके लेकर आया, फर्नीचर जैसे मैं कोई काउंटर परचेज करके लेकर आया, तो वो काउंटर जो मेरे लिए है वो असेट के बेसिकली सेंस में आएगा, उसको मैं असेट के पार्ट में डिनोट करूंगा, मैं उसको टर्म परचेजेस में काउंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी होती है। तो कौन सी, अगर जो टर्म परचेजेस हैं वो आपको दो पार्ट में काउंट करते हैं, कौन कौन से, अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ या फिर मैं कोई असेट परचेज करता हूँ। अगर गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो टर्म परचेजेस यूज में आएगा, और अगर मैं कोई असेट परचेज करता हूँ तो पर्टिकुलर उस असेट का नाम आ जाएगा, यानी नेम ऑफ द असेट वहां पे डिनोट किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये तो बेसिकली एक परचेजेस के बारे में हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट मेरे पास में आता है टर्म परचेज रिटर्न। जैसे ही मैं कोई गुड्स परचेज करके लेकर आता हूँ रीसेल पर्पस के लिए, और वो गुड्स मेरे लिए यूटिलाइज नहीं होते हैं या वो मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, या कोई भी एक्सवाइजेड रीजन हो गया, गुड्स में डैमेज हो गया या, 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 कुछ भी रीजन होता है, और मैं उन गुड्स को वापस रिटर्न कर देता हूँ,
तो जब भी वो ऐसे गुड्स वापस रिटर्न किए जाते हैं उन गुड्स को परचेज रिटर्न बोला जाता है। जैसे मैंने स्टेशनरी वापस रिटर्न कर दिया, मैंने स्टेशनरी परचेज किया था होलसेलर से, उसको मैंने रिटर्न कर दिया कि भैया ये प्रोडक्ट मेरे लिए था नहीं, ये प्रोडक्ट मैंने आपको नोट डाउन नहीं कराया, फिर भी ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है या फिर ये प्रोडक्ट आउटडेटेड है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो अगर मैं उस प्रोडक्ट को रिटर्न करता हूं तो वो मेरे लिए कौन सा रिटर्न काउंट हो जाता है? परचेजेस रिटर्न। और इसको बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड्स। तो परचेज रिटर्न का मतलब जो परचेज किया उसको रिटर्न कर दिया, और रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब हो गया रिटर्न हो रही है कौन सी चीज जो बाहर की तरफ जा रही है। आउटवर्ड्स मतलब बाहर जाना, तो कौन सी चीज वापस बाहर जाएगी जिसको आप खरीद के लेकर आए थे। तो ये टर्म परचेज रिटर्न यहाँ पे इस तरीके से काउंट किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई हो। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट मेरे पास में टर्म आता है दैट शुड बी आर सेल्स। अब वो सेल्स क्या होती है या सेल्स कैसे इसको काउंट किया जाता है वो अपन अभी समझेंगे। देखो, मैंने जैसे आपको अभी टर्म परचेजेस के बारे में बताया, तो वैसा ही उसका मिरर इमेज सेल्स में होता है। अगर मैं किसी दो चीजों को अगर मैं सेल्स अगर कर रहा हूं, मैं सेल अगर कर रहा हूं मैं दो पार्ट में, एक तो सेल कर रहा हूं मैं गुड्स जिनको मैंने परचेज किया रीसेल करने के लिए, और एक मैं सेल कर रहा हूं असेट। असेट वो होती है जिसका मैं कंजम्पशन करता हूं अपने बिजनेस को आगे लेके जाने में। जैसे मैंने काउंटर का एग्जांपल दिया, अगर मेरे पास में काउंटर नहीं होगा तो मैं कस्टमर को प्रॉपर डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रॉपरली डील नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप कोई गुड्स सेल करते हैं तो उसके लिए टर्म यूज होगा सेल। और अगर मैं कोई असेट को सेल करता हूं तो उस असेट को में सिर्फ नेम ऑफ द असेट आएगा, उसके लिए टर्म सेल में यूज नहीं ले सकता। जैसे ही मैंने परचेजेस के लिए आपको बताया था कि कोई गुड्स अगर रीसेल पर्पस के लिए अगर आप खरीद रहे हैं तो टर्म परचेजेस काउंट किया जाएगा। सिमिलर सेंस में कोई गुड्स आपने रीसेल पर्पस के लिए अगर परचेज किया था और उसको अब आप सेल कर रहे हो तो वो मेरे लिए टर्म सेल्स में काउंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे बोला, सेल मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस। किसी प्राइस के अगेंस्ट में अगर आप कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है? सेल काउंट होता है। ठीक है ना। अब वो चीज आपको ध्यान रखना है, जो गुड्स या जो सर्विसेज आप सेल कर रहे हो ये कैसी होनी चाहिए? रीसेल पर्पस का। आ रही बात समझ में? वो रीसेल पर्पस में काउंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है असेट परचेज। अगर मान लो मैंने कोई फर्नीचर मैंने बेच दिया, तो फर्नीचर जब भी अगर मैं सेल करूंगा तो उस फर्नीचर के लिए टर्म फर्नीचर ही यूज किया जाएगा, मैं उसको सेल के डेफिनेशन में काउंट नहीं कर सकता। क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद में जो मेरे पास में नेक्स्ट आता है दैट इज सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट जो मेरे पास में आता है टर्म वो आता है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है ये अपन देखते हैं। सेल्स रिटर्न के लिए मैंने आपको जैसे परचेज रिटर्न समझाया था उसी सेंस में सेल्स रिटर्न भी होता है। अब सेल्स रिटर्न के अंदर जो गुड्स आपने सेल किया था, गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, अगर ये गुड्स वापस रिटर्न हो जाते हैं आपके पास में, जैसे आपने गुड्स लौटाए थे अपने होलसेलर्स को, वैसे ही आपके कस्टमर्स अगर आपको गुड्स वापस लौटा देते हैं तो उस रिटर्न को सेल्स रिटर्न बोला जाता है। दैट रिटर्न इज नोन एज सेल्स रिटर्न। और इस सेल्स रिटर्न का ऑल्टरनेटिव नेम और है जिसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। उसको बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न हुआ है इनवर्ड मतलब जो अंदर आता है, और अब वापस अपने पास में कौन आएगा घर के अंदर? जो घर से बाहर गया, यानी जो बिजनेस से बाहर गया है, सेल हुआ है, वो ही सोल्ड गुड्स वापस जब आपके पास में आ जाता है उसको सेल्स रिटर्न बोला जाता है। क्लियर यहाँ पे? अब इसके बाद में मेरे पास में जो नेक्स्ट आता है दैट शुड बी दी स्टॉक।
और स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने गुड्स परचेज किए, किस पर्पज से? आपने बोला था इसको सेल करने के लिए। अब सेल करते हैं तो दो सिचुएशन होती है, या तो गुड्स सोल्ड हो जाएंगे या फिर आपके पास में कोई गुड्स अनसोल्ड रहेंगे। तो जो गुड्स सेल हो गए वो तो मेरे लिए टर्म सेल्स में काउंट हो जाएंगे, और जो गुड्स अनसोल्ड रह गए वो मेरे लिए क्या काउंट हो जाएंगे? स्टॉक काउंट हो जाएगा। वो मेरे लिए इकट्ठा, स्टॉक का मतलब होता है इकट्ठा करना, और स्टॉक का मतलब अपने लिए यहाँ पे गुड्स से रिलेटेड होता है। तो वो मेरे लिए बेसिकली क्या हो जाते हैं? स्टॉक। अब स्टॉक आपके लिए दो पार्ट में होता है। जब भी आप ईयर का जो स्टार्टिंग होता है, यानी फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, ऐसा कोई अनसोल्ड स्टॉक जो कि प्रीवियस ईयर में नहीं सेल हो पाया, उसको आप इस साल में मतलब नेक्स्ट ईयर के अंदर उसको सेल करना चाहते हैं, तो वो स्टॉक मेरे लिए बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, जो कि प्रीवियस ईयर अनसोल्ड रह गया, करंट ईयर के ओपनिंग में आपके पास में अभी भी एज अनसोल्ड रखा हुआ है, जिसको आप अपने करंट ईयर में सेल करना चाहते हैं, वो मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। तो वैसे ही करंट ईयर के लास्ट में, एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इफ सम गुड्स आर रिमेन्स एज अनसोल्ड, दैट स्टॉक इज नोन एज आर क्लोजिंग स्टॉक, और उसको क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। क्लियर? यहां तक ये बात आ रही है समझ में? तो ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर से काउंट होता, मतलब अपने पास करंट ईयर में आता है, और क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये यहाँ पे टर्म स्टॉक की डेफिनेशन हो जाती है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, दैट शुड बी द टर्म इन्वेंट्री। अब ये इन्वेंट्री क्या है, या इन्वेंट्री इसको कैसे काम में लेता है, या इन्वेंट्री बेसिकली क्या होती है? अब इन्वेंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक। अब ये गुड्स का जो स्टॉक होता है, जिसको रिकॉर्ड करके आप अपने पास अपने बुक्स में मेंटेन करते हैं। अब देखते हैं आपके रॉ मटेरियल कितना आया है, उसकी इन्वेंट्री आप काउंट करते हैं। तो अब वो रॉ मटेरियल में भी क्या होगा? अब दो पार्ट होते हैं रॉ मटेरियल। एक तो गुड्स यूज हो जाते हैं, यानी जिसको यूज में लेके आपने फिनिश प्रोडक्ट बना लिया, और एक इन्वेंट्री होती है, उसको बोला जाता है अनयूज्ड। और जो अनयूज्ड गुड्स मेरे पास में रह जाते हैं, या अनयूज्ड पार्ट मेरे पास में रह जाता है रॉ मटेरियल का, उसको बोला जाता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसे ही होता है टर्म वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है तो वो रॉ मटेरियल की कैटेगरी से तो आ गया बाहर, बट बिफोर फिनिश गुड्स की कैटेगरी के आने में उससे पहले रह जाता है, यानी रॉ मटेरियल से आगे, फिनिश गुड्स से पहले। जो मिड वे पे जो पार्ट होता है, उसको बोला जाता है WIP, यानी वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसा कोई गुड्स जो कि वर्क इन प्रोग्रेस की बेसिस में यूज हो गया हो, तब तो वो मेरा फिनिश गुड्स की कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। और ऐसे कोई गुड्स जो कि बीच में रह गए हैं, अभी 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 उनका प्रोडक्शन प्रॉपर वे के अंदर होना बाकी था, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसको मैं सेमी फिनिश फॉर्म भी बोला जाता हूँ, यानी सेमी फिनिश गुड्स भी इनको अपन बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट आता है, सेकंड लास्ट अपने पास में आता है फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स कौन से हो गए? फिनिश गुड्स में भी दो पार्ट हो जाते हैं। अब फिनिश गुड्स के अंदर भी कुछ पार्ट जो मेरे पास में होता है, वो गोडाउन के अंदर रखा होता है। अब अपन देखते हैं कि अगर कोई पार्ट मैंने अगर स्टोर में ट्रांसफर कर दिया हो, जब तो मेरा वो जो है गोडाउन से निकल गया, अब स्टोर में रखा है रेडी फॉर सेल, और कुछ गुड्स मेरे पास में गोडाउन के अंदर ही अभी भी रखा हुआ है। तो जो गोडाउन के अंदर जो गुड्स रखा रह जाता है, यानी वो सेल की कंडीशन में है, इनका बस फिनिशिंग टच इनमें देना बाकी होता है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ इनकी पैकिंग मटेरियल पेंडिंग में है, या इनको इनके लेबलिंग करनी है, इनमें कुछ मार्किंग करनी है, तो वो पार्ट मेरे लिए क्या हो जाता है? जो गोडाउन के अंदर रखा हुआ है, उसको इन्वेंट्री ऑफ
फिनिश गुड्स बोला जाता है। क्लियर। और जो पार्ट मेरे पास में अपने बिजनेस के अंदर रखा है, यानी जो स्टॉक मेरे गुड्स मेरे बिजनेस के अंदर मेरी शॉप पे रखा हुआ है, वो स्टॉक मेरे लिए क्या है, अभी भी अनसोल्ड है, तो वो गुड्स मेरे लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड, जिनको मैं डील करता हूँ। यानी अगर ये मेरी शॉप है और इस शॉप के अंदर जो मेरे काउंटर के अंदर जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले में रखे हुए हैं, ये डिस्प्ले प्रोडक्ट्स मेरे लिए क्या हो जाएंगे, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पे ये इन्वेंट्री का हिसाब किताब अपन यहाँ पे देखते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये अभी अपन एक बार इसको यहीं ड्रॉप करते हैं, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में स्टॉक और इन्वेंट्री में डिफरेंशिएशन अपन बात करते हैं कि स्टॉक का क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होती है। तो बेसिकली स्टॉक मैं बोल सकता हूँ कि वो पोर्शन गुड्स का जो कि अभी अनसोल्ड रह गया है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। और इन्वेंट्री के लिए मैं इसको बोल सकता हूँ जो अनयूज्ड पोर्शन है, जिनको अभी काम में लेना बाकी है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट अपने पास है तो वो इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आता है। और स्टॉक जो फिनिश गुड्स की पार्ट में है बट रिमेन अनसोल्ड है, वो मेरे लिए एज ए पार्ट ऑफ स्टॉक की डेफिनेशन में काउंट हो जाता है। अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि स्टॉक डज नॉट इंक्लूड द इन्वेंट्री बट इन्वेंट्री इंक्लूड्स स्टॉक, ये चीज इसके अंदर बोला जाता है। अब यहाँ पे स्टॉक की जब पार्ट हो जाती है, या स्टॉक की जब जो उसके अलग अलग टाइप्स हैं वो अगर यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, अब नेक्स्ट अपने पास में जो टर्म आता है दैट शुड बी आर ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स का नाम से ही मतलब अपने को समझना है, ट्रेड का मतलब बिजनेस, लेन देन जिसमें आप डील करते हैं। रिसीवेबल्स मतलब किनसे अमाउंट जो है रिसीव होना बाकी है, यानी येट टू बी रिसीव। तो ऐसा कुछ अमाउंट जो कि आपके बिजनेस से आना बाकी हो, बिजनेस में आना बाकी हो, तो वो मेरे लिए ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स बेसिकली कैसे काउंट किए जाते हैं, जैसे मान लो आप अगर बिजनेस करते हैं तो दो वेरिएंट में अंदर बिजनेस किया जाता है। एक होता है कैश फॉर्म में, या इसको मैं बोल सकता हूं मैं कैश बेसिस में, और दूसरा होता है क्रेडिट बेसिस पे। कैश बेसिस के अंदर तो क्या होगा, आपको मनी की फॉर्म के अंदर अमाउंट पे करना होगा, और क्रेडिट की फॉर्म में भी मनी की अमाउंट में ही फॉर्म अमाउंट पे करना है, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी आप आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए अमाउंट पे करते हैं, तो वो लेटर डेट पे आने वाला अमाउंट मेरे लिए क्या बन जाता है, ट्रेड रिसीवेबल बन जाता है। अब इसके अंदर आपको ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर बोथ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स आर इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। तो डेटर्स का तो टर्म मतलब हो जाता है वो पर्सन, वो इंडिविजुअल्स, वो पर्सनल अकाउंट्स जिनसे पैसा आना बाकी है, जैसे राम श्याम मोहन। और बिल्स रिसीवेबल बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपकी सेल परचेज के अंदर काम किया जाता है, यानी बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट या रन करने में काम आता है ये। तो बिल्स रिसीवेबल का पार्ट यहाँ पर हो गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल्स रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉज इट एंड गेट्स इट बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉइंग। तो अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बिजनेस की सेल परचेज में काम आता है। अगर किसी डेटर्स की तरफ से अमाउंट आना है तो वो बिल्स रिसीवेबल हो जाता है, और अगर किसी क्रेडिटर को अगर आपको पे ऑफ करना होता है ऐसा ही मीडियम से, ऐसे ही मोड से, तो वो मेरे लिए बिल्स पेबल काउंट हो जाता है। तो ये यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का पार्ट होता है। अब इसी का मिरर इमेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाता है। अब वो ट्रेड रिसीवेबल कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। जैसे आपने गुड्स सेल किया था क्रेडिट बेसिस पे,
वैसे ही गुड्स आप परचेज करते हो क्रेडिट बेसिस पे, तो जैसे ही गुड्स आप परचेज करते हो क्रेडिट बेसिस पे, वो मेरे लिए क्या बोल जाएगा, ट्रेड पेबल्स बन जाएंगे। अब इसी के बेसिस पे अगर बात करें तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल इसके पार्ट अपन को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्रेडिटर्स तो टर्म यूज किया जाता है पर्सन के लिए, इंडिविजुअल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन के लिए, जबकि बिल्स पेबल वो होता है कि वो मोड ऑफ पेमेंट जिनके बेसिस पे अपन एग्री कर लेते हैं कि ऑन अ लेटर डेट आई विल पे यू दी पर्टिकुलर अमाउंट। तो जो इंस्ट्रूमेंट मैं उनको साइन करके दे देता हूँ, वो इंस्ट्रूमेंट उनके लिए क्या बन जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद में जो नेक्स्ट मेरे पास में आता है दैट इज द टर्म ड्राइंग्स। अब वो सॉरी दैट इज द टर्म गुड्स। अब वो गुड्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो मीन टू बी सोल्ड। यानी अगर पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक में या कोई भी गुड्स मैं परचेज कर रहा हूँ रीसेल करने के पर्पज में, तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए क्या बन जाएंगे, गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएंगे। या फिर मैं किसी गुड्स को परचेज तो कर रहा हूँ, मैं उसमें मॉडिफिकेशन करके जब मैं उसको मार्केट में सेल करना चाहता हूँ, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी मेरे लिए क्या काउंट हो जाएगा, गुड्स काउंट हो जाएगा। जैसे मैं अगर किसी गुड्स को परचेज करके लेकर आया, उसको मैंने रीडिजाइन करके मार्केट में सेल कर दिया। रीडिजाइन करके कैसे, जैसे मैं बुक्स परचेज करके लेकर आया, बुक्स रीसेल होती है, ठीक है ना। तो बुक्स मेरे लिए जो अनसोल्ड रह जाती है वो मेरे लिए गुड्स को मैं बोल सकता हूँ, या जो मैं बेचना चाहता हूँ बुक्स को, वो मेरे लिए क्या हो जाते हैं, गुड्स। अब मैंने इसको मॉडिफिकेशन किया, इससे मैंने क्या कर दिया, इन बुक्स को कवर अप कर दिया, कवर चढ़ा दिया इस पे। तो कवर अप करने के बाद में ये क्या हो गया, कवर्ड बुक्स हो गई यहाँ पे ये। तो ये यहाँ मैंने क्या किया, मॉडिफिकेशन कर दिया इन बुक्स में। तो ये जो कवर्ड बुक्स है ये भी कौन सी कैटेगरी में काउंट हो जाएगी, गुड्स की कैटेगरी में। आ रही है बात समझ में? तो ये यहाँ पे गुड्स का पार्ट है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है मेरे पास में, दैट शुड बी आर कॉस्ट। देखो ये चैप्टर अभी अपन इसको खत्म कर देंगे, कल इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो कॉस्ट का मतलब अपन पहले ही समझ के आए हैं कि किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर करने में जो पर्टिकुलर अमाउंट आप स्पेंड करते हो दैट शुड बी ट्रीटेड एज दी कॉस्ट। यानी अगर कॉस्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर क्या आता है कि cost can be termed as the amount of resources given up in the exchange for some goods or services। तो ये गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में जिन अमाउंट, जिन रिसोर्सेज को अक्वायर करने में जो अमाउंट खर्च होता है उसको कॉस्ट बोला जाता है। अब उसके बाद में टर्म आता है नेक्स्ट, वाउचर। अब वाउचर क्या होता है कि वाउचर के लिए अगर मैं बात करूं, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच provides the authorization to pay or and on the basis which the business transactions are first of all recorded in the books of accounts। मैं अगर इसको मैं सिंपल सेंस में बोलूँ तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जिन ट्रांजेक्शन्स को प्राइमरीली आप रिकॉर्ड करते हैं जिस प्लेस या जिस पर्टिकुलर बुक में या जिस पर्टिकुलर पेपर पे, वो सारी डिटेल जो आप लिखते हो उसको बोलते हैं वाउचर्स। और ये वाउचर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं वाउचर्स के बेसिस पे आप अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब आपके पास में जो नेक्स्ट आता है दैट इज द डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब आप सब जानते हैं कि जो अमाउंट आपको पे करना है अगर उससे लेसर अमाउंट अगर एग्री हो जाता है पे ऑफ करने के टाइम पे, तो वो टर्म मेरे लिए डिस्काउंट बन जाती है। अब डिस्काउंट दो टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जनरली सेलर देता है अपने कस्टमर्स को, और
कैश डिस्काउंट बेसिकली आता है फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ कैश फ्रॉम आर कस्टमर्स। तो अगर मैं किसी कस्टमर को नॉर्मल बिजनेस डीलिंग के बेसिस पे अगर कुछ अमाउंट का रिबेट या कुछ अमाउंट का डिस्काउंट देता हूँ तो वो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट की कैटेगरी में काउंट होता है। और अगर मैं मान लो किसी भी कस्टमर को जो मैंने जिनको ऑलरेडी सेल कर रखा है या जिनको मैं सेल करना चाहता हूँ और उनसे मुझे इमीडिएटली कैश का रिकवर मुझे चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मैं उनको पे ऑफ करता हूँ एट द टाइम ऑफ रिसीविंग दी कैश, वो डिस्काउंट मेरे लिए बन जाता है कैश डिस्काउंट। फिर इसी तरह से होता है टर्म रिबेट। तो रिबेट बेसिकली क्या होता है कि वो सेलर अपनी तरफ से कुछ छूट दे देता है, कुछ डिस्काउंट ऑफर कर देता है प्रायर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम बीइंग। तो वो जो डिस्काउंट आप ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो अपने लिए क्या काउंट हो जाता है, रिबेट की फॉर्म में काउंट हो जाता है। अब इसके बाद में लास्ट आपके पास में आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिकली आपका टैक्स का फॉर्म होता है। ये आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तब अपन इसके बारे में इन डेप्थ जानकारी लेंगे। अब आपके पास में नेक्स्ट आता है टर्म एंट्री। एंट्री को बेसिकली बोला जाता है कि when a transaction or event is recorded in the books of account is now called as entry। आप अगर किसी ट्रांजेक्शन को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो उसको एंट्री बोला जाता है। फिर आता है बैड डेट्स। अब देखो यहाँ पे बैड डेट्स के अंदर बी आता है, तो ये बी साइलेंट होगा, इट इज नोन एज डेट, बैड डेट्स। ठीक है, तो बैड डेट्स वो अमाउंट होता है कि इट मींस द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल, या फिर इसको बोल सकते हैं बिकम इररिकवरेबल। अगर ऐसा कोई अमाउंट जो इररिकवरेबल की कैटेगरी के अंदर चला जाता है, वो मेरे लिए टर्म बन जाता है बैड डेट्स। अब यहाँ पे बैड डेट्स कैसे बनते हैं मैं बता देना चाहूंगा एक एग्जांपल के बेसिस पे। जस्ट सपोज आपने राम को गुड्स सेल किए थे फॉर ₹1000। अब राम ने बोला मैं आपको ये गुड्स का अमाउंट है वो कल पे करता हूँ, और ऐसे करते करते राम आपको पे नहीं कर पाया और एट आफ्टर अ टाइम बिंग राम वहां से चला जाता है परमानेंटली। तो वो जो अमाउंट अब उस शॉपकीपर के लिए क्या बन जाएगा, इररिकवरेबल अमाउंट। तो वो इररिकवरेबल अमाउंट अपन अकाउंट्स में उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। सिमिलर सेंस पे एक टर्म आता है इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट बेसिकली कोर्ट डिसाइड करता है उस पर्सन या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि यानी कि whenever a person or an enterprise is not in a position to pay off its debts। अगर कोई ऐसा पर्सन जो अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर सकता ऑन टाइम पे, या उनके पास में सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, तो वो पर्सन डिक्लेयर हो जाता है एज अ इंसॉल्वेंट। यानी a person who is not in a position to pay off its debts is known as insolvent। और इसी का अपोजिट होता है solvent, यानी a person who is having sufficient amounts to pay off its book debts। तो वो अपने जो बुक्स के अंदर जो डेट्स उसके बने हुए हैं और उनका वो सफिशिएंटली पे ऑफ कर सकता है, वो पर्सन कौन होता है, सॉल्वेंट। तो ये यहाँ पे सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट की कैटेगरी के अंदर है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज स्टोर्स। स्टोर्स आप सब जानते हैं घर के अंदर बने हुए होते हैं सबके, जहाँ पे गुड्स को रखा जाता है वो स्टोर होता है। रेवेन्यू का मतलब मैंने आपको बताया, रेवेन्यू का मतलब इनकम से होता है, यानी जो रेगुलर बेसिस पे इनकम आपके पास में आ रही होती है उसको अपन रेवेन्यू बोलते हैं। फिर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बेसिकली सेल से यानी बिजनेस की कोर एक्टिविटी से जो इनकम आपको रिसीव होती है दैट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर आता है एंटिटी। एंटिटी का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन से होता है, यानी उसका पर्टिकुलर जो पार्ट जो उसके बेसिस पे काउंट किया जाता है उसको आप एंटिटी बोलते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो अपने पास में आता है टर्नओवर।
टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है। सेल्स अपन पर्टिकुलर एक गुड्स के लिए बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो सेल करते हो आप उसके लिए बोल सकते हैं। जबकि टर्नओवर बोला जाता है पूरे ओवरऑल पीरियड का, यानी पूरे साल भर का जितना भी आपके पास में टोटल सेल्स हो जाती है उस टोटल सेल्स को टर्नओवर बोला जाता है। फिर उसके बाद में आता है टर्म लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक उन एनिमल्स को बोलते हैं जिनको आप बिजनेस में काम में लेते हो। जैसे अगर मान लो मैं अगर कोई गौशाला ओपन करूं, तो वो गौशाला मेरे लिए क्या होगी, उसके लिए जो मेरे पास में जो गाय वहां पे रखी हुई है वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, लाइव स्टॉक हो जाएंगे। अगर मान लो मैं कोई भी एक अकेडमी ओपन करता हूँ, हॉर्स राइडिंग अकेडमी अगर मैंने कोई ओपन करी है, तो वहाँ जो हॉर्सेस मेरे बिजनेस को रन करने में सपोर्ट करते हैं, तो वो हॉर्सेस मेरे लिए क्या बन जाएंगे, लाइव स्टॉक बन जाएंगे। फिर उसके बाद में लास्ट आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए का मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो एक्सेस फंड्स अपने पास होते हैं उनको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ किसी और फील्ड में। डिप्लॉय का मतलब होता है ट्रांसफर। वो मैंने जो एक्सेस अमाउंट था, एक्सेस फंड्स थे, उनको अगर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ किसी दूसरे पार्ट में, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बन जाएंगे। तो यहाँ तक जो अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझ तक अपनी क्वेरीज पहुंचा सकते हैं। आप अपने क्वेरीज को जो है वो वाया मीडिया, आप चाहे तो मुझे फेसबुक व्हाट्सएप के बेसिस से भी मुझे आप पहुंचा सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली मैम वगैरह से भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर इन पर्टिकुलर पार्ट में किसी को भी कोई इशू हो, देन यू कैन आस्क मी, यू कैन सेंड अ मैसेज टू मी और यू कैन ड्रॉप अ मेल टू मी। मैं सारा जो भी डिटेल्स है मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो मैं इसमें डिटेल मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ से आप मुझ तक अप्रोच कर सकते हैं। टिल देन सेफ रहिए आप घर में, एंजॉय करें आप अपने टाइम पीरियड को, और बस अपने पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप मुझसे शेयर करें। थैंक यू। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखते हैं आगे इस चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कैसे किया जाएगा, या आपके जो भी डाउट्स होंगे उससे रिलेटेड अपन आगे के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू।